जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, इसके जो फाउंडेशन बेस था, मतलब जो क्लास था मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, 2 क्लास है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, तो आज के जो क्लास है हम लोग का वास्तविक संख्या का एक एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आप पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है। इससे पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन ये एक्सरसाइज है इसलिए आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 135 और 225 दिया है, दो संख्या, और इन दो संख्या के सहायता से आपको HCF निकालना है। ठीक है, किसके द्वारा? HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए आपको पहले बताया था, इसमें आपको देखना है कि इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है। तो आपको ध्यान यहाँ पर देख सकते हैं, 135 और 225, यानी 225 क्या है, 135 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। चलिए तो भाग देते हैं। देखिए 135 लिए और 225, भाग तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता होगा उसका भी क्लास कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 135 है, 2 से आप ले जाइएगा तो 270 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा 135, घटाइए 0 12 9 90 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि आपका शेषफल 0 तब तक अगर नहीं आ रहा है, अगर भाग देने के बाद, तो तब तक आप भाग दीजिए जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका 0 नहीं आ रहा है, यानी कि फिर से भाग देंगे। किसको? इसको हम लोग भाजक मानेंगे, इसको भाज्य के रूप में ले जाएंगे, तो इधर भाज्य के रूप में 135। ठीक है, देखिए 90 एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो 180 ज़्यादा हो जा रहा है एक बार। देखिए घटाइए, इसको 45 हो जाएगा। ठीक है, घटा लेना। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 45 है घटाने पर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में, तो यहाँ 90, 2 बार में जाएगा ना, 90 कट गया। यानी कि अब देखिए, अब कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को जब तक कटाते रहिए जब तक उसका अंतिम भाजक के रूप में, यानी कि अंतिम शेष के रूप में 0 ना आ जाए। देखिए यहाँ पर आप कटाते गए 45, लास्ट में आपका जो कटा, यानी कि मान लीजिए यहाँ 0 आ गया शेषफल ना, यानी कि इसके बाद जो भाजक क्रिया है, मतलब भाग देना क्रिया है, इसके आगे नहीं पहुँच जा पाएगा, क्योंकि जो शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए, तो उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है तो उसका HCF लास्ट, मतलब दो संख्याओं का अंतिम जो भाजक था, जिससे भाग देने के बाद 0 आया, वही संख्या क्या हो, HCF कहलाता है। तो यानी कि अंतिम जो भाजक क्या था, 45। देख रहे हैं, 45 के भाग दिए तभी ना 0 आया, तो अंतिम क्या होगा, 45। तो यही अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, HCF यानी कि 45। आंसर तो आ गया 45। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या एक चरण, मतलब चरण सीमा के अनुसार सजा भी सकते हैं। तो इसको मैं सजा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चरण के अनुसार अगर समझाइएगा, मतलब लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं। देखिए चरण नंबर 1, देखिए इसमें होता है भाज्य, भाजक, भागफल प्लस शेषफल। मैंने शॉर्ट लिखा है, आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भाजक, देखिए हमारा क्या था, भाजक क्या था, 225, तो हम लोग 225 लेंगे। ठीक है, बराबर के बराबर। भाजक क्या था, 135, मतलब जिससे हमने भाग दिया, तो 135 से भाग दिया ना, तो 135 गुने भागफल, मतलब भाग देने के बाद जो जितने बार में आपने गुना किया कि तो इस भाज्य से कम आया, वही भागफल, यानी कि इधर का भागफल कहलाता है। यानी कि एक बार में गए, तो शेषफल कितना आया, शेषफल हम लोग को 90 आ रहा है। देखिए यहाँ पर घटाया तो 90 आया ना, तो 90 लिख देंगे, हो गया। तो हमारा पहला चरण हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला चरण में आपको 0 आया, शेषफल नहीं ना आया, यानी कि 0 नहीं आया, यानी कि 90 है। तो फिर दूसरा चरण अपनाएंगे।
देखिए यहाँ से हमने दूसरा चरण अपनाया है कि नहीं, भाग। तो अब यहाँ पर चरण दूसरा लिखेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा चरण में हम लोग का जो 135 जो पहले भाजक के रूप में था वो भाज्य के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब तक कटाते जाइए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर से भाजक का अपनाए, मतलब वही क्रिया अपनाए, तो जो 135 क्या हो गया, भाज्य के रूप में, तो 135 भाज्य हो गया। आज जो 90 शेषफल आया था वो क्या हो जाएगा, वो भाजक के रूप में, तो 90 भाजक, तो 90 गुने कितने बार आपने ले गया, तो 90 कम 90, 180 करते तो ज़्यादा हो जाता है 135 से, एक बार में जाएगा। तो हम लोग का भाजक क्या, एक आया। शेषफल देखिए यहाँ पर आप 135 में 90 घटाएंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 45। फिर देखिए दूसरा चरण भी हम लोग जब भाजक, मतलब जो भाजक क्रिया है, भाग देने की क्रिया, मतलब दूसरा भी चरण अपनाया, फिर भी हमारा जो शेषफल था 0 नहीं आया, 45 आया। तो क्या करेंगे, फिर से अपना, मतलब फिर से क्रिया भाग देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 नहीं आ रहा, तो फिर से भाग दिए, देखिए यहाँ पर भाग दिए। तो तीसरा का चरण देखिए, तीसरा चरण में क्या हो जाएगा, फिर 45 क्या होगा, भाजक के रूप में, और 90 क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में। तो 90 बराबर 45 भाजक के रूप में, तो 45 कितने बार में गया, 2 बार में, यानी कि जो भागफल होगा 2। शेषफल कितना आया, तब देखिए अब शेषफल हम लोग का 0 आ गया, यानी कि इसकी आगे भाग देने की क्रिया नहीं हो पाएगा, यानी कि लास्ट जो हमारा भाग दिया गया वो 45, मतलब 45 जो भाजक था 90 भाज्य से भाग दिया। देखिए यहाँ 45 भाजक और 90, मतलब 90 में 45 से भाग दिए, तो 45 दूनी 90, यानी कि 2 बार में 90 आया, और 0 जो शेषफल 0 हो गया। यानी कि यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि जब तक भाग दिए छोटी संख्या से बड़ी में, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अगर 0 आ जाता है तो उस अंतिम भाजक को ही HCF कहा जाता है। देखिए अंतिम भाजक क्या है, 45, यानी HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF बराबर 45 आंसर। समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा एक और क्वेश्चन, 196 और 38,220, 196 38,220, ठीक है। मतलब दो नंबर क्वेश्चन, मतलब एक का 2 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें दिया है 196, तो इसमें आप देखिए 196 जो है 38,220 से क्या है, छोटा है। आपको पहले ये तय कर लेना है, ठीक है। अब क्या कभी भाग किस में दिया, बड़ा में छोटा से भाग दिया है, तो भाग दीजिए, छोटा से बड़का में भाग दीजिए। 100 मान लीजिए 96, ठीक है, 38,200। देखिए 3 अंक है तो 3 अंक लेंगे, समझ में। एक बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे तो क्या होगा, 2 बार में जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9 दूना 18, ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18 19, यानी कि कर लेते हैं 1 मिनट, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 18 19 और 2 3, 392 हो रहा है, यानी कि एक बार में जाएंगे, ठीक है। तो एक बार में जाइए, एक बार में जाइएगा तो 196 ही होगा, समझ में आया। अब घटाइए इसको, 2 है तो 2 6 जाएगा नहीं, एक हर्ष लेंगे, 12 में से 6 गया 6, समझ में। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 9 तो नहीं जाएगा, एक लेंगे, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 2 में से 1, समझ में आया। कितना शेषफल आया, 186। अब बताइए, अब 196 ज़्यादा है 186 से, इसलिए इसमें से एक संख्या और उतार लेंगे, कि मान लीजिए 2 उतार लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप 9 से भाग दीजिएगा तो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना 4 अंक का है, ये 3 अंक है, तो आप 9 से कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 9 छक्का 54, 54 के 4, 9 81, 81 5, 86 के 6 और 9 9 8 17, क्या रहा 1764, ठीक है। अब इसको घटाइए, देखिए 12 में से 8, ठीक है, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 98 आ रहा है, ठीक है। अब 98, अब लास्ट में क्या था 0, क्योंकि 2 तो उतार दिए हैं ना, 2 देखिए 2 0, 980। यहाँ पर आप
5 बार में जाएंगे, देखिए तब 6 बचे 30, 0 9 बचे 45, अब 45 3 48, 48 के 8 हाथ में लागल 4, मतलब 4 ले लीजिए। तो 5 एकम देखिए 5 एकम 5 और 4 9, 980 आ जा रहा है कितने 5 बार में। अगर 4 बार में जाइएगा तो इससे कम आएगा, लेकिन 5 बार में पूरा पूरा आ जा रहा है, इसलिए हम 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बार ले जाएंगे तो 980, तो अब ये क्या होगा कट जाएगा, यानी कि 5 बार में जाएगा। यहाँ 9 बार में गया था, फिर 5 बार में, ठीक है। तो 195 हमारा भागफल जो होगा 195। अब इसको हम चरण बाई लिखेंगे। तो यानी देखिए अब हम लोग का जीरो कब आया, जीरो। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि किसी छोटे दो संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जब तक भाग देते जाइए जब तक जीरो ना आ जाए। देखिए तो हमने भाग देते गया तो लास्ट में हम लोग को जीरो प्राप्त हो गया। तो जीरो कितने बार में प्राप्त हो गया, 100, मतलब 195 बार। अगर 196 से गुना कीजिएगा, मतलब भागफल जो होगा 195 बार आप गुना कीजिएगा तो 38,220 आएगा, तभी आपको शेषफल जीरो प्राप्त होगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट जो भाजक है 196 से ही अगर 195 में गुना कर देंगे तो हमारा 38,220 आ जाएगा, यानी कि जीरो शेषफल आएगा। इसलिए हमारा अंतिम जो भाजक है वो फर्स्ट ही भाजक है, क्योंकि फर्स्ट जो भाजक है मतलब पहला जो भाजक है इसी में गुना करने पर हमारा जीरो आ जा रहा है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 196। क्यों, क्योंकि फर्स्ट भाजक मतलब 196 था, इसी से मैंने भाग देते गया तो जीरो आ गया, इसलिए क्या होगा HCF इतना ही होगा। क्योंकि ये कहता है कि किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से आप भाग देते जाइए जब तक दे जाइए जब जीरो ना आए। तो देखिए इससे भाग देते गया लेकिन जीरो आ गया एक ही बार में, इसलिए पहला ही अंतिम भाजक बन गया, इसलिए 196 ही HCF हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए इसको चरण बाई मतलब चरण बाई लिख दें, चाहे आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 867 यानी कि 12 है, 255 छोटा है, इसलिए 12 में छोटा से भाग देंगे तो 255 और 867। देखिए इसको आप 3 बार में दीजिएगा तो आएगा, देखिए कर लीजिए 5 3 15 के 5, 5 3 15, 15 एक 16, 16 के 6, 3 2 6 1 7, 765 घटाइए 0 1, 102 आ रहा है। अब देखिए अभी इसका शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम कहता है HCF मतलब जब तक भाग देते जाइए जब तक उसका क्या हो शेषफल जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पर जीरो अभी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको किसके रूप में, भाजक के रूप में, और इसको भाज्य के रूप में, तो 255। देखिए 102 और 2 बार में ले जाएंगे तो 204 हो जाएगा, तो 1 5 51 होगा, ठीक है। अब देखिए अभी भी शेषफल नहीं आ रहा है, शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, तो यह किसके काम करेगा, ये भाजक रूप में, ये भाज्य के रूप में। 102 2 बार में जाइएगा तो 102 आ जाएगा, यानी कि जीरो। समझ में आ गया, तो क्या हुआ जीरो आ गया, यानी कि हमारा जो HCF होगा क्या होगा 51। क्यों 51 होगा, क्योंकि एल्गोरिथम कहता है कि जब तक भाग देते जाइए जब तक अंतिम भाजक से शून्य ना आ जाए। तो अंतिम भाजक जो था 51 था, इससे भाग दिए तो जीरो आ गया, इसलिए 51 HCF हो गया। चलो अब इसको चरण बाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए चरण पहला हमने क्या किया, चरण पहला में मैंने किया भाज्य था 867, भाजक था 255, भागफल आया 3, ये वाला 3 देखिए 3 उतार लिए, और शेषफल कितना आया था 102, लेकिन यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आया था। तो चरण दूसरा मैंने अपनाया था, चरण दूसरा बार मैंने भाग दिया, देखिए कैसे भाग दिया। चरण दूसरा था 255 मैंने भाज्य के रूप में लिया और 102 से मैंने भाग दिया, यानी कि भाजक था, भागफल हमारा 2 था, मतलब 2 से 2 बार गुना किए तो शेषफल कितना आया था 51 आया था। अभी भी यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, यानी कि तीसरा फिर चरण मैंने अपनाया। तो तीसरा चरण में मैंने 102 को भाज्य के रूप में और 51 को भाजक के रूप में, तो 2 बार मैंने गया तो शेषफल जीरो आ गया। अतः
जो एल्गोरिथम कहता है उसके अनुसार क्या होगा, HCF हमारा भाजक 51, सॉरी हाँ भाजक 51, तो HCF क्या हो जाएगा 51। समझ में आ गया। ऐसे ही आप कितनी दो संख्याओं की सहायता से आप HCF एल्गोरिथम के द्वारा निकाल सकते हैं। ये मतलब ये जो क्वेश्चन है इससे बोर्ड आपको 2 नंबर का पूछता है। इस मतलब दे देगा 2 संख्या, कहेगा इन संख्याओं को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाले। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस ऐसे ही आप कर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉर्मल भाग देकर भी निकाल सकते हैं या चरण बाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब मतलब अगला जो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए इसके लिए आपको एक मान, इस पर रेट भी आपको यहाँ पर 6 है तो यहाँ 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, भाई कोई भी संख्या दे देगा, कहेगा इसको दर्शाइए कि इस रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ऐसा ही क्वेश्चन, केवल इसको बदल देगा या ऐसा ही दे सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे स्थिति में आपको कैसे बनाना है, तो आपको मान लेना होगा कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, y है, z है, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि वह धनात्मक पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक है विषम पूर्णांक, ठीक है, क्या है x। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बोर्ड लिखेंगे तो नहीं हट पाएगा। ठीक है, देखिए तो मान लिया कि मैंने कि धनात्मक और विषम पूर्णांक क्या है, x है। एक बात बताइए, यहाँ पर 6q है, 6q आपको एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपका सूत्र a = bq + r, यहाँ पर देखे होंगे। आप मान लीजिए कि 4 कोई बड़ी संख्या और 2 कोई छोटी संख्या है, यानी कि 4 कोई बड़ी संख्या, 2 कोई छोटी संख्या। तो आप बताइए शेषफल क्या हो सकता है। शेषफल जो होगा या तो 20 से छोटा होगा, कभी होगा तो 20 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। आपको इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जो r होता है वो 20 से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 होगा तो इसका शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, यानी 1 हो सकता है। इसी तरह आपको यहाँ पर 6q दिया है, यहाँ पर मैंने तो 2 लिया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अगर 6q है, 6q यहाँ पर दिया है, तब बताइए शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 6 से कम होगा। तो 6 से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि 6 से कम होगा। यानी कि यही जो r हमारा होगा, मतलब हो सकता है क्या क्या, r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, यानी कि 6 से कम होगा। क्यों? क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, तो इसको साबित करना है कि जो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इन रूपों में होता है। तो मैंने मान लिया विषम पूर्णांक x है। ठीक है, तो देखिए तब चलते हैं सीधा टॉपिक पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है 6q + 1, 6q + 1। तो एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ q = m, मान लीजिए कि 6q, q की जगह m मान लीजिए। ठीक है, 6 की जगह m माना है, मतलब मैथ में आपको अधिकतम चीज मानना पड़ता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये है, समझ में है। देखिए तब देखिए यहाँ पर आप इसको, वहां पे 1 था, देखिए मैंने 6m लिया, तो इसमें आप 2 × 3m लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 × 3m लिख सकते हैं, मतलब गुना कीजिएगा इतना ही आएगा। अगर इससे गुना कीजिएगा इतना आएगा, तो इतना। अब बताइए 2 क्या है, एक पूर्णांक भी संख्या, एक सम भी संख्या, यानी कि 2 एक क्या है,
सम संख्या, सम संख्या है और एक पूर्णांक भी संख्या है, ठीक है। देखिए अब इसी तरह अब एक बात बताइए, m क्या है? देखिए m के जगह पर मैंने q के जगह पर m लिया है। अब बताइए, मान लीजिए q के जगह पर r है, q के जगह पर मैंने यहाँ पर m ले लिया, ठीक है, m लीजिए। अब मान लीजिए कि m की जगह 1 है, तो आप गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। मान लीजिए मैंने 3 गुने 1 मान लिया तो 3 आएगा ना, और 3 गुने 2, 3 दूना 6 विषम संख्या आ रहा है, यानी कि आप इससे और इससे भी गुना कीजिएगा तो विषम ही संख्या सम संख्या भी आएगा। अब मान लीजिए 2 भी मान लीजिए आप, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 सम ही संख्या आ रहा है। अगर मान लीजिए 3 m की जगह 3 ही होगा, माना कि 3 भी होगा तो सम संख्या, यानी कि जो हमारा जो 2 है वो सम संख्या, और सम संख्या 2 है तो ये टोटल अगर गुना भी करेंगे तो सम ही संख्या आएगा। अब देखिए अगला आते हैं, मान लीजिए कि 6m प्लस, मान लीजिए 6m प्लस 2 लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, देखिए इसमें आप कॉमन लेंगे तो 2 से लिख सकते हैं, और इंटू में 3m प्लस 1 होगा ना, 3 दूना 6, 6m और प्लस 3, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, 2 एक सम संख्या, ये भी पता होना चाहिए कि 2 4 क्या है, सम है कि विषम, ये भी आपको पता होना चाहिए, तब तो नहीं बुझाएगा। देखिए तो सम होगा, यानी कि 2 सम होगा, तो अगर किसी भी सम संख्या से कोई भी संख्या विषम हो या सम हो, अगर उससे गुना कीजिएगा तो सम ही आएगा। मान लीजिए मैंने 5 लिया, विषम संख्या है ना, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सम ही आएगा, 5 दूना 10। और 7 विषम संख्या, 7 भी से गुना कीजिए तो सम है, यानी कि सम गुने विषम हो चाहे सम हो, गुना कीजिएगा तो सम ही संख्या आएगा, यानी कि फिक्स है कि जो टोटल संख्या आएगा वो क्या होगा, सम ही आएगा, ठीक है, एक सम संख्या, एकदम राइट है। अब एक और लेते हैं, मान लीजिए एक और लीजिए 6m, ये सब साबित करने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आप साबित किए कि वो जो 6q + 1 या 6q + 3 ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, साबित करना है। तो पहले मुझे साबित करना है कि जो 6m मतलब 6q है वो सम है या विषम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साबित किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 6m साबित किया एक सम संख्या, 6m + 2 ये भी साबित किया एक सम है, ठीक है। अब देखिए अब 6m, अब शेष के जगह पर मतलब ये जो होता है शेषफल होता है, इसके जगह पर 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6m प्लस मैंने ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया, तो इसमें आप कॉमन लीजिए तो 2 लीजिएगा ना, तो 2 लीजिएगा, केवल 2 होगा, तो यानी कि 3m + 2। देखिए तो 2 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है, सम संख्या। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर आप 4, यहाँ पर 2 क्यों लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिए, क्यों, यहाँ पर आप 0 भी ले सकते। देखिए 6 क्या है, एक b, मतलब a बराबर b, मतलब b के स्थान पर कोई 6 संख्या वो दिया है, और q के जगह पर m दिया है, और r के जगह पर आप किस, यानी कि 6 से कम के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 6 जो 6 दिया है, 6 से r कभी भी कम ही आएगा, यानी कि आपको प्रयोग कर लेना है कि r के जगह पर 0, तो मैंने 0 लिया, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 में आएगा, यानी कि यह सम संख्या का साबित होगा। अब इसके स्थान पर 2 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं। देखिए 2 लिए, क्यों, क्योंकि 6 से कम लेना है, तो 2 शेषफल लिए, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर कॉमन लिए, 2 कॉमन लिया, फिर भी सम संख्या आया। फिर इसके स्थान पर मैंने 4 लिया, यानी 6 से कम लेना, शेषफल मैंने 4 लिया, इसमें कम लिया, इतना आया, यानी कि 2 एक सम संख्या है। देखिए ये सब लिया, तो मैंने इससे हम लोग को यह साबित हो गया क्या है कि 6m मतलब 6m जो होगा, यानी कि 6m के जगह q भी ले सकते हैं कि 6q एक क्या है, सम संख्या, इसे साबित हो रहा है। देखिए और इसके स्थान पर मैंने इसका जो शेष है उसको भी लिया, 2 लिया, 4 लिया, इससे भी मैंने साबित करके दिखाया कि जो संख्या है अगर इसका शेषफल 1 2 3 मतलब 1 4 6 लेंगे तो क्या होगा, सम होगा, तो साबित हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद हम साबित करेंगे कि जो 6³+1 है, 6³+3 और 6³+5 ये एक विषम संख्या है। देखिए कैसे साबित करेंगे। ये तो फिक्स हो गया ना कि सब क्या है, सम संख्या। मैंने इसको मान लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको मिटाना, लेकिन मुझे साबित करना है, ठीक है। देखिए हम लोग का साबित हुआ कि 6m एक क्या है, सम संख्या। एक बात बताइए, सम संख्या प्लस विषम संख्या कभी भी विषम संख्या होता है। कैसे? मान लीजिए मैंने सम संख्या 4 लिया और विषम संख्या अगर 3 लिया तो बताइए कितना होगा, 7। 7 क्या है, विषम संख्या है। और मान लीजिए मैंने एक सम संख्या 2 लिया और विषम संख्या 5 लिया बराबर 7। बताइए तो क्या हुआ, 7 क्या है, 7 विषम संख्या है। आप एक सम और विषम को जोड़िएगा तो कभी भी विषम होगा। इसलिए अब सीधा अब साबित करने पाते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर मैंने साबित कर दिया कि 6m जो है एक क्या है, 6m या 3m+1 एक क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या। तो 3m इसको क्यों मान सकते हैं। देखिए तो 3m+1 अगर आप, मैंने क्यू की जगह m लिखा है, ठीक है, क्यू भी लिख सकते हैं। तो अगर यह सम था, इसमें एक जोड़ेगा तो विषम होगा ना, क्यों, सम प्लस विषम विषम ही होता है, ठीक है। 6q+3 तो बताइए ये सम है विषम है, सम संख्या और विषम संख्या विषम संख्या ही होता है। देखिए एक था 6q+5 तो अभी क्या है, सम प्लस विषम। ठीक बताइए सम और विषम क्या होगा, विषम, विषम संख्या। समझ में आ गया। तो कैसे साबित कीजिए, तो आप पहले मान लीजिएगा x क्या है, वो विषम संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिएगा कि q को जगह m मान लिया, q भी रख सकते हैं, q मान लिया 6q लिए, ठीक है, उसको गुणखंड कीजिए तो 2 आएगा। तो 2 क्या है, विषम सम संख्या है। और सम संख्या में अगर किसी भी संख्या से विषम या सम गुना कीजिएगा तो कभी भी विषम मतलब सम ही संख्या है, यानी कि टोटल संख्या क्या होगा, सम तो साबित हो गया यहीं पर। अब सम संख्या में किसी भी विषम संख्या को जोड़िएगा तो क्या होगा, विषम ही संख्या होगा। इसलिए जो आंसर है ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक साबित हो गया, ठीक है। टॉपिक आप देख सकते हैं, हमारा ये टॉपिक 3 नंबर यानी कि 2 नंबर तो हो गया, तीसरा टॉपिक है। देखिए तीसरा नंबर सवाल है हम लोग का, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना है, मतलब सेना है मतलब आर्मी की, ठीक है। टुकड़ी को अगर इतना सदस्य वाले एक टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी के पीछे मार्च कराना है तो दोनों समूहों में देखिए यहाँ पर मतलब कौन, ए वाला सदस्य और ए वाला सदस्य 32 समान, देखिए समान संख्या। यहाँ से आपको टॉपिक पकड़ा गया होगा कि दोनों सदस्य, एक है 616 एक है 32, तो आपको बताना है कि दोनों सदस्य जो आर्मी की टुकड़ी है, ये दोनों जो सदस्य की संख्या है, इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में समान है, ठीक है। देखिए जैसे में अगर आपको पूछ दिया जाए, बताइए एक 6 है एक 8 है, समझ में आ रहा है। तो अगर पूछ दिया जाए कि आप बताइए, या इससे बड़ा दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए 100 और 80, दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में समान है। इसमें पूछ दिया है कि 100 और 80 में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें आपको देखिए दोनों में उपस्थित है, कैसे पता लगेगा, तो आप कैसे पता लगेंगे, HCF के माध्यम से लगा सकते हैं, एक HCF के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 6 लिया, 6 का उसका गुणखंड कीजिएगा तो 2 × 3 आ रहा है बराबर 6। अब 8 कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 बराबर 8 है। तो यहाँ पर देखिए जो
6 और 8 था संख्या, इन दोनों को हमने अभाज्य गुणनखंड मतलब निकाला। तो इस गुणनखंड निकालने के बाद इसमें दोनों 6 और 8 में जो संख्या उपस्थित है वो 2 है। सेम ऐसे ही आपको इसमें बताना है कि बताइए ये दोनों आर्मी के टुकड़ी में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है। ठीक है, अधिकतम कौन सी तो महत्तम समापवर्तक आपने HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिकतम, हाईएस्ट मतलब अधिकतम संख्या कौन सी है जो दोनों संख्या में उपस्थित, दोनों आर्मी के टुकड़ी में उपस्थित है। ये क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अधिकतम संख्या पूछ रहा है यानी कि HCF निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, और हाईएस्ट अगर कोई सी संख्या को निकालना है, अगर 2 संख्या दिया होगा, कहीं दे देगा कि कोई खिलौना दे देगा या कोई पुस्तक भी दे देगा, उसके स्थान में लड्डू कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर वो दो संख्या दे देगा, कहेगा इस चीज का संख्या है, तो बताइए इसमें अधिकतम संख्या क्या होगा, मतलब दोनों संख्या में अधिकतम संख्या क्या है जिसे दोनों में समान रूप में उपस्थित हो। तो अब इसमें पूछा है कि एक आर्मी की टुकड़ी 616 है, एक 32 है, तो बताइए दोनों जो आर्मी की टुकड़ी है इसमें समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो दोनों में से कौन सी संख्या है जो समान रूप से, समझ में रहे। अब बताइए इसमें दोनों में संख्या में मैंने निकाला तो क्या था 2, यानी कि 2 जो है 6 में भी है, आप 2 से भाग दीजिएगा तो 2 3 6, इसमें भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। इसके अलावा अब बताइए अगर और कोई संख्या है जिससे आप भाग दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी एक बात हो जाए 3 से मारिएगा तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है। यानी कि 2 एक ऐसी ही संख्या है जो दोनों उपस्थित है, यानी कि समान है दोनों में, तो यही होता है अधिकतम जो संख्या होता है, दोनों में 2 संख्या में उपस्थित होता है अधिकतम संख्या, उसे HCF। तो अधिकतम जो संख्या है इन दोनों में उपस्थित है वह है 2। सेम ऐसा ही इन दोनों को निकालना है, यानी कि HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा, जो आप जान चुके हैं। देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो 2 सदस्य मतलब दो सदस्य वाली एक आर्मी टुकड़ी है, एक है 616 और एक है 32। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो पूछ रहा था कि दोनों संख्या जो सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है इसमें अधिकतम कितनी संख्या है, मतलब जो दोनों में समान रूप से दोनों उपस्थित है। तो समान रूप से दोनों उपस्थित है, अधिकतम कौन सी संख्या, इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले HCF, समझ रहे HCF, जिसे आप मौसा कहते हैं, मौसा, समझ में क्या। तो चलिए निकालते हैं इसको। देखिए एक बार में भाग दें, क्यों 61 अगर 2 बार में करेंगे तो 62 हो, यानी कि 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 61 है तो एक बार में 32। ठीक है, अब देखिए 11 में से 9 होगा ना, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 3 गया 2 होगा 29, दिखाई दे रहा है। देखिए 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, सॉरी। अब देखिए ये 32 29 से बड़ा है, इसलिए जो अगला संख्या उसको हम उतार देंगे इसके सामने 296। बताइए इसको आप 9 बार में ले जाइएगा तो 9 दूना 18, 9 3 27 और 27 1 28, 200 कितना होगा 96, सॉरी 288, घटाइएगा 8 कट जाएगा। अब देखिए 32 8 अभी भी 0 नहीं आ रहा। HCF के लिए क्या कर, जब तक भाग देते जाइए जब तक शेषफल 0 ना आए, तभी 0 नहीं आ रहा, तो ये भाजक के रूप में, यह भाज्य के रूप में काम करेगा। आ चुका 32, अब यह 0 आ रहा है, यानी कि कटा दीजिए या 0। देखिए यानी कि हमारा जो 0 आ गया, इसका मतलब अब तो हमारा HCF क्या 8 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको चरण वाइज लिखते हैं। मैंने स्टेप 1 में मैंने क्या किया था, इसका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है ना। देखिए तो स्टेप मैंने 1 में किया था कि 616 क्या लिया, भाजक था, भाजक क्योंकि 12 है तो भाज्य, क्योंकि 12 है तो भाज्य के रूप में, और 32
भाजक के रूप में कितना बार भाग मतलब गुना किया, एक बार, तो शेषफल कितना आया, 19 बार में किया, 19 बार करने के बाद हमारा शेषफल आया था 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया था, तो फिर स्टेप मैंने दूसरा अपनाया। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, 32 भाज्य के रूप में काम किया और 8 भाजक के रूप में, और कितना बार, 4 बार गुना किया, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल क्या हुआ, 0 आ गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन कहता है कि अंतिम शेषफल अगर 0 आ जाए तो उसका अंतिम वाला भाजक HCF कहलाता है। तो अंतिम वाला भाजक क्या है, जिससे भी 0 8 है, तो यानी कि HCF 8 हो गया। यानी कि ये दो संख्या जो 616 और 32 है, इसमें 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है। अधिकतम संख्या क्या है, 8। क्यों, कैसे कह सकते हैं, तो देखिए अगर 8 से भाग दीजिएगा इसको और इसमें, तो कट जाएगा। लेकिन इससे अधिक कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें और इसमें भाग दीजिएगा उस संख्या से तो दोनों कट जाए, नहीं कटेगा। काट के आप देख लीजिएगा। लेकिन 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, दोनों में भाग दीजिए तो कट जाएगा। काट के देखिए, 8 चौका 32, एक तो कट गया। ये देखिए 28 64 नहीं जाएगा, 7 8 56, यानी कि 7 बार में जाएगा। 5 अब 7 8 56 77, ये देखिए ये भी कट जाएगा 77 में। 7 8 56 लग रहा है, 7 8 56 हाथ में लगा, कितना 6, सॉरी 5 4, क्योंकि इधर 56 लीजिएगा तो 4 होगा और एक 5, 7 8 56 कटा के आप देख लीजिए। 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकते हैं, तो कोई इससे अधिक संख्या कोई ऐसी नहीं है जो नहीं काट सकते। तो अधिकतम संख्या जो दोनों में समान है वो 8 है, यानी कि जो हमारा HCF 8 आ गया। यानी कि जो आर्मी की अगर उसमें आंसर पूछ रहा था कि कितनी ऐसे स्तंभ होगा जिसमें आर्मी के अधिकतम समान रूप से मतलब मार्च किया जा सकता है, अधिकतम लिख दीजिएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, 8 होगी, जिसके पीछे आर्मी के टुकड़ी को क्या मार्च किया जा सकता है। इसका आंसर HCF 8 है। इससे रिलेटिव और कोई भी यहाँ पर संख्या दे देगा, यानी कि दे देगा कि बताइए इस यहाँ पर एक रसगुल्ला है, मान लीजिए 500 रसगुल्ला है और एक टोकरी में 400 रसगुल्ला, तो बताइए दोनों में अधिकतम कितनी संख्या है, दोनों में अधिकतम कितनी कौन सी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है। तो इसका भी आप HCF भी खालीगा। जो है अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर है, देखिए इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक, यहाँ पर देखिए अगर m रहेगा पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। बस उतने लिए, इसके बाद मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उनके अनुसार आप मतलब इसको समझाइए, मतलब दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई भी इस और इस रूप में का उसका वर्ग करने के बाद इस और इस यानी कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए इसको दर्शाने के लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक वो x है, इसमें आपको मानना ही पड़ेगा। इससे रिलेटिव आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि साबित करना है, ठीक है। और साबित करने के लिए कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि x क्या है, एक कोई मेरा धनात्मक पूर्णांक है जो क्या है 3q और 3q+1 और इस रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का a = bq
प्लस आर होता है ना। तो मैंने मान लिया कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो b दिया है 3 दिया है ना, यहाँ पर देखिए बी क्यू प्लस आर तो 2 दिया है, यहाँ R1 दिया है, यहाँ पर R0 दिया है, क्यू यहाँ पर क्यू तो क्यू दिया है, b 3, इसके जगह पर उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यू जगह पर m दे दिया है। तो बस आपको साबित करना है कि 3m प्लस 1 है 3m के रूप में कोई संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। तो आपको देखिए, तो इसका मैंने ऐसा ही मान लिया कि 3m, क्योंकि 3 दूसरा का जो पूर्णांक है संख्या उसको दिया है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 केवल m की जगह q ले लिया और प्लस r देखिए r कितना भी होगा ना तो 3 से कम होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके मैंने पहले बताया क्यों कम होता है, ठीक है। तो 3 से कम होगा, कम क्या, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इससे 3 से कम ही होगा, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इसके नीचे देखिए, अब देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या को वर्ग करने पर, आप संख्या को वर्ग कीजिए। देखिए इसको वर्ग करना, पहले इस संख्या को मैंने वर्ग किया 3q, वर्ग कीजिएगा तो 9q² अगर आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, आपको 3 कॉमन है, समझ में आ रहा है, 3 कॉमन, अब बच रहा है 3q² बच रहा है कि ना। तो आप मान लीजिए कि m बराबर 3q², तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अब तो 3m हो जाएगा, हो जाए, यानी कि पहला तो साबित हो गया कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद उस धनात्मक पूर्णांक इस रूप में हो सकता है। 3m तो एक साबित हो गया। अब दूसरा देखिए, आपको अब दूसरा संख्या देखा है। अब दूसरा मान लीजिए 3q+1, एक इसको साबित करना है 3q+1, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका भी कर सकते हैं। देखिए 3q एक ले लिया, 3q+2 इसका भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग का ये 2 ही काम है, तो 2 देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, a², देखिए यहाँ पर a² और b² का द होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि a + b के द होल स्क्वायर पा रहा है, यानी कि a² यानी कि 3q² प्लस 2ab, सूत्र याद होगा आप लोग का, 2ab प्लस क्या होगा b² क्या है, 2 है, समझ में आ रहा है। देखिए तो इसको तितरी क्या 9 और q तो q² समझ में आएगा, 3 दूना 6, 3 में 6, 6 दूना 12q और प्लस 4 आ रहा है ना। देखिए इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हैं, इसमें 3 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q² प्लस 4q और प्लस, अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 और प्लस 1, कैसे, इसमें गुणा कीजिएगा 3 आएगा, 1 इसमें जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा कि नहीं। इसको मैंने इस रूप में, तो आप इसको इतना का लग रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे देखो क्या था, 3 कॉमन लिया तो आया हम लोग का 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, समझ में आया। देखिए तो ये तो समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, मान लीजिए कि m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, तो इसके जगह पर आपको m रख देना है, तो 3m प्लस 1, यानी कि हमारा दूसरा भी साबित हो गया। तो क्वेश्चन में यही था कि साबित कीजिए कि कोई भी धन में उसमें दिया था कि 3m, कोई एक धन पूर्णांक दिया था, तो 3m और 3m+1 किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप में होता है। देखिए तो मैंने एक धन पूर्णांक लिया, मान लीजिए कि मैंने x लिया, इसका जो मतलब जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है उसके अनुसार अगर किया मैंने, तो 3m
और 3m1 और 3m2 आया था कि नहीं? क्यों आया था इसके मैंने बताया था, समझ में आ गया। तो इसलिए इस रूप में अगर इसको और इसको इस तीनों को अगर वर्क करेंगे तो यह इस रूप में मतलब 3m और 3m+1 के रूप में आ जाएगा। तो ये तो सिद्ध हो गया। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यू होता है, आप लोग जानते हैं, घन 3m और 3m1 और 3m+8 होता है। ठीक है, क्या है, इसको दर्शाना है। देखिए किसके अनुसार? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या होता है? a बराबर bq प्लस r। देखिए ये जो कंडीशन दिया है यानी कि 9m+1 दिया है। ठीक है, एक बात बताइए, 9 किसका क्यू है? 9 किसका क्यू है? किसी का क्यू नहीं है। लेकिन 9 में 3 को अगर गुना कीजिएगा, 3 गुने 9 27, तो 27 किसका क्यू है? 3 का है ना। तो यानी कि आप अगर 3 को आप b मान ले, 3 को b मान ले, जैसे मैं मान के दिखा रहा हूँ। देखिए तो मानना पड़ेगा इसमें भी कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक आपको इसमें भी मानना पड़ेगा। क्या है? x है, जिसे हम 3m, ठीक है, m लिया यहाँ पर, उसने क्या दिया, सॉरी m दिया है, तो मैं यहाँ पर क्यूब मानूंगा। ठीक है, क्योंकि साबित करना है, उससे अलग मानना पड़ेगा। 3q और 3q+1 और 3q+2, इससे आगे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि b अधिकतम 3 है, इससे कम जो होगा 3q+2 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो r यानी कि शेषफल 3 से कम होगा, क्योंकि 3 क्या है? दूसरा जो संख्या है b, दो संख्याओं में जो दूसरा संख्या होता है जिसे आप क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जिसे भाग देते हैं तो भाजक जो होता है कभी भी शेषफल से कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए उसके बराबर नहीं होता है, इसलिए हम दो ही तक लेंगे। ठीक है, तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि अब साबित कीजिए कि इसका स्क्वायर, ये तो मैंने ले लिया, तो साबित कीजिए स्क्वायर नहीं, घन पूछ रहा है, तो इसका घन इनके रूप में होता है। तो चलिए पहले स्टेप में पहला इसको लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3q कि q कह रहा है, तो q मतलब घन, तो 3q का घन हो गया। अब इसका तो इसका होगा q, 27q का घन। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए आपका क्या कॉमन लॉक रहा है, आपको इसमें कॉमन आपको 9 लीजिएगा, सॉरी इसमें मतलब 9 लीजिएगा तो 9 3 27 होगा। देखिए तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है आपको, 3q इस q है, तो 3q का घन बराबर आपको मान लेना है m। जब इसको m मान लिया तो आप 9 इसके जगह पर m लिख सकते हैं। यानी कि एक साबित हो गया कि किसी धन पूर्णांक का q इस रूप में हो सकता है, एक साबित हो गया। और दूसरा कह रहा है 3m+1, तो इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटका दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शायद आपको नीचे नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है, देखिए इसको भी मिटका दो। देखिए इसके एक था 3q+1 है ना, तो इसका क्यूब कीजिए। a + b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब, इनके 3q का क्यूब प्लस 3a² इनके 3q+b यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद होता है 3ab² प्लस, उसके बाद होता है हम लोग का bq। ठीक है, इसको हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3
सॉरी इसको ऐसे ना यहाँ पे ले 3 के 9, 9 क्यू के होल स्क्वायर और 29 27, ये भी हो जाएगा 27 क्यू का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 3 के 9 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन लेना है, आपको इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आप 9 कॉमन लीजिए, 9 लेंगे तो 3 क्यू के द होल क्यू हो गया प्लस 3 क्यू स्क्वायर, ये बच गया। और इसमें आप 9 ले लीजिए तो केवल बच गया 9। ठीक है, प्लस 1। अब आप इसके स्थान पर आपको क्या मान लेना है, इसके स्थान पर आपको m मान लेना, इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसके स्थान पर मान लीजिएगा कि 3 क्यू का द होल क्यू और प्लस 3 क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m मान लिया मैंने m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, तब हो जाएगा 9m, इसके स्थान पर m आ जाएगा तो 9m प्लस 1, यानी कि दूसरा साबित हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का q इस भी रूप में हो सकता है, यानी कि 3m प्लस क्या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। ये सब मिटाना पड़ेगा, नहीं तो लिखूंगा कहाँ पर, बोर्ड तो बहुत छोटा है, इसी में आपको समझाना है मुझे। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा m बराबर 3q होल क्यू और 3q के स्क्वायर और प्लस q। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा, माना कि m बराबर इतना, m की जगह पर आ गया तो 3m प्लस 1, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इसके रूप का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप में भी आ सकता है। दूसरा भी साबित हो गया। एक और साबित करना था, एक और साबित करना था आपके, एक दूसरा क्या था, दूसरा था तीसरा नंबर कि 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो देखिए, तो मैंने तीसरा जो मैंने लिया था, माना था, वह था 3m प्लस 2 माना था, 3m प्लस 2 माना था। ठीक है, तो 3m तो क्या करना है, इस संख्या का घन करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि घन करने पर, तो मैंने इसको घन कर देंगे। ठीक है, इसको घन करने पर क्या होगा, ए क्यू प्लस बी के दहल क्यू पर, सॉरी ए प्लस बी के दहल क्यू पर बैठेगा। कैसे, जैसे ए क्यू 3q, तो ए क्यू 3 है प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए प्लस सॉरी गुने बी का स्क्वायर और प्लस बी का क्यू, बी की जगह पर 2 लिखना। ठीक है, 9 3 27 क्यू का दहल क्यू प्लस 9 9 2 18, 18 का क्यू का होल स्क्वायर प्लस 12 क्यू का स्क्वायर, सॉरी 12 नहीं होगा क्योंकि इसका 4 4 3 12, 12 दूना 24, 24 क्यू प्लस 2 4 4 दूना 8। ये तो समझ में आ गया कैसे तोड़े। अब इसमें कॉमन लेना है, अगर आप 9 तो हम लोग को चाहिए, तो 9 तो कॉमन लेना पड़ेगा। 9 लिए तो यहाँ बच गया हमारा 3 क्यू के द होल क्यू, समझ में आया, प्लस 2 क्यू का होल स्क्वायर प्लस घबरा रहे हैं क्या यार, 3 4 3 12, 5 3 36, सॉरी यहाँ पर देख 36 कर लीजिएगा, मिस्टेक से लिखा गया 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 3, सॉरी 3 नहीं होगा 4 होगा। ठीक है, और इसको प्लस में 8 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको
मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 2q का होल स्क्वायर प्लस 4q को मैंने m मान लिया। तो आप इसको m मानेंगे, आपको हो जाएगा 9m प्लस 8। यानी कि ये भी साबित हो गया कि किसी धन पूर्णांक को q करने पर इस रूप में भी आ सकता है। यानी कि तीनों का हमने साबित कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपका जो 1.1 प्रश्नावली है वो ख़त्म होता है। अगला प्रश्नावली मतलब कल बनाएंगे। ठीक है, अगर इस प्रश्नावली में अगर आपको दिक्कत आ रहा है, अगर किसी पर अगर दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जो आप क्वेश्चन में समझ नहीं आया उसको मैं स्पेशल वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लग रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है, समझ में आपको मतलब थोड़ा सा भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।